So hello and welcome back. So now let's start with the legal provisions regarding the environmental aspects. Okay, what are the constitutional provisions or what are the legal provisions listed in our constitution? What are the laws we have enacted and all those things. तो यहाँ ये बहुत कुछ सिंपल सा है, बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है क्योंकि नेट में बहुत ही सिंपल सी सीधी सीधी सवाल आते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं वो सब देखेंगे। बाकी उसके अलावा जो हमारे पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉज हैं या फिर हमारे वेस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट है, बायोमेडिकल या सॉलिड वेस्ट, ये सबसे, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें यही देखते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि हम कहाँ से आए। तो हमारा 1960s में ये हुआ, इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन शुरू हो गया। ठीक है, जैसे सुकिंडा माइंस का एग्जाम्पल है, दामोदर रिवर बेसिन का है। फिर अर्बन डिस्ट्रेस शुरू हुआ, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी शुरू हुई, ड्रॉट्स, ये सब। तो उस समय एक कॉन्फ्रेंस हुआ स्टॉकहोम में 1972 में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंडिया गया। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे इंदिरा गांधी ने कहा कि पॉवर्टी एंड नीड्स आर द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्वायरमेंटल, इसके बाद से हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं ये सब हैं थोड़े बनने शुरू हुए। तो 1972 में हमारा नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन हुआ और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, स्टॉकहोम के कन्वेंशन के बाद। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसकी 42nd अमेंडमेंट है 1976। तो उसमें आर्टिकल 48A ऐड होता है डीपीएसपी में, आर्टिकल 51A(G) फंडामेंटल ड्यूटीज में ये सब आते हैं। फिर आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन है, ये सब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। फिर कई सारे प्रिंसिपल जैसे पॉल्यूटर प्रिंसिपल्स है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है। तो ये सब पे बेस्ड है हमारा कौन सा जुडिशियल, ठीक है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जो हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ये इस पे ही निर्भर ये इन बेसिस पे, जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे या फिर प्रिकॉन्सरी प्रिंसिपल, इन सारे प्रिंसिपल्स पे, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ये सारे प्रिंसिपल्स पे ये सब आधारित है। तो उसे हम देखेंगे ये करके क्या है। सबसे पहले चलें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। ठीक है, तो उसमें 48A है आर्टिकल, जो कि डीपीएसपी में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सब 42nd अमेंडमेंट से आया था 1976 में। ओके, फिर है 51AG, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो ये 1976 में आया था, ये भी 42nd अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये तो केस बेसिस पे, जैसे एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया केस था, तो उसमें इन्वायरमेंटल राइट्स की बात की गई कि भाई वो भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा। उसमें भी वक्त के साथ और सारे कई केसेस में, जैसे कि वाटर को, मतलब क्लीन वाटर एंड एयर को भी उसमें जोड़ा गया कि वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो वो सब चीज़ें उसमें गई आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत। नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, तो एक इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो सबसे पहला इनेक्ट हुआ था। तो उसमें पहले क्या था, ओरिजिनल एक्ट और अमेंडमेंट हुआ 1999 में, 1991 में, और एक और अमेंडमेंट 2022 में। तो ये बीच वाला छोड़ ही देते हैं, ये हम दोनों को कंपेयर करते हैं 72 2022 में। तो इसमें पहले 6 शेड्यूल था, शेड्यूल 1 to 4 एनिमल्स का था, शेड्यूल 5 वर्मिन के लिए था, शेड्यूल 6 प्लांट्स के लिए था। अब इसको क्या किया गया, साइट्स के हिसाब से रैशनलाइज किया गया। ठीक है, साइट्स जो हमारा संस्था है उसके हिसाब से रैशनलाइज किया गया। अब 4 शेड्यूल्स हो गए टोटल। तो एक पहला और दूसरा शेड्यूल से एनिमल्स के लिए, एक जैसे कि शेड्यूल 1 में हो गया हाईएस्ट लेवल का, और उससे थोड़ा कम लेवल के जिसको सिक्योरिटी देना है वो हो गया शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 आ गया हमारा, ठीक है, साइट्स में जो स्पीसीज है उनके लिए, और शेड्यूल 4 हो गया प्लांट्स के लिए। जो वर्मिन कैटेगरी था उसको हटा दिया गया था, वर्मिन कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो साइट्स के लिए हिसाब से कर दिया गया। फिर पेनल्टीज मिनिमल थी, अब 1 लाख फाइन है। ठीक है, पेनल्टी शेड्यूल एनिमल्स के लो इम्प्रीजमेंट टर्म था, अब ज़्यादा इम्प्रीजमेंट टर्म है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की बात पहले नहीं की गई थी, अब कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पावर टू रेगुलेट, प्रोहिबिट, इम्पोर्ट या ट्रेड पोजीशन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, की सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स या कुछ बाईलॉज बना सकता है उससे रिलेटेड। ठीक है, कैप्टिव एनिमल्स का पहले लिमिटेड प्रोविजंस था, अब है कि वॉलेंट्री सरेंडर करना हो प्रोविजंस।
एडेड नो कंपनसेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर पोजेसिंग द लिविंग स्पेसिमेन को अगर पोजेस कर रहे हैं तो आपको भाई मैंडेटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एलिफेंट था तो लिमिटेड रेगुलेशन था, लेकिन इसमें सेक्शन 43 को अमेंड किया गया और परमिट यूज ऑफ एलिफेंट फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पजेस, ठीक है, इसको परमिट किया गया। लेकिन भाई उसमें कंट्रोवर्सी चल रहा है सिटीजन्स का कि भाई ये एक्सप्लॉइट हो रहा है एलिफेंट का, ये वो जो भी है, इट्स लाइक विल नॉट गो इन टू पॉलिटिक्स ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, वहाँ पर जो है वो पूछेगा कि क्या है, अब कल को बदल जाएगा तो फिर पूछेगा जो बदला हुआ वो, तो इसलिए इसमें ज़्यादा घुसने का नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। इफेक्टिव डेट 1972 से, ये 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव है। स्पीसीज कवरेज 350 के आसपास था, एक बढ़ते बढ़ते गया, ठीक है, अभी 600 वर्टेब्रेट्स हो गए हैं शेड्यूल 1 में, 2000 स्पीसीज है शेड्यूल 2 में, ठीक है। तो ये सब है। अब इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर में कई सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं। एक है NBWL, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है स्टेट लेवल्स पे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है जो कि प्राइमरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होता है हर स्टेट में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी है, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, 2006 में बना। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है। ये सब किसके अंदर है, इस लेजिस्लेशन के अंदर ही है, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर। तो ये हमने 2022 के अमेंडमेंट पढ़े थे, तो वही सब बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है, थोड़े इन्फोग्राफिक है, साइट्स के हिसाब से किया गया। न्यू चैप्टर ऐड किया गया 5B, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, ठीक है, और अथॉरिटी सब परमिशन देगी, वही सब बातें। और वाइल्ड लाइफ वार्डन का थोड़े पावर को और इन्हेंस किया गया, बस। अब हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देखते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। तो पहले कंपोजिशन देखेंगे, तो इसमें कौन कौन से है, प्राइम मिनिस्टर इनके चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मेंबर कितने हैं, टोटल 47 मेंबर्स लगे होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 होते हैं, NGO 5 होते हैं, फिर एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, ये सब भी होते हैं। इम्यूनिटी इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट भी इसमें होते हैं। उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी होते हैं DG ऑफ फॉरेस्ट, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के। फिर नीचे स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर द्वारा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्या थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इस्टेब्लिश इसको किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, सेक्शन 5A के अंडर में। फिर एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ पॉलिसी और कंजर्वेशन से रिलेटेड, और इसने किसको चीज़ को रिप्लेस किया था, तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन, तो इसने 2003 में इसको रिप्लेस किया था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को। इसके असाइनमेंट क्या है, तो वही पॉलिसीज बनाना, कंजर्वेशन पॉलिसीज मेजर्स के बारे में बात करना, ठीक है, प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना, कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं नेशनल पार्क के, सेंचुरीज को। फिर बाउंड्री अल्टरेशन, ठीक है, अगर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया का बाउंड्री को चेंज करते हैं तो NBWL के अप्रूवल के बिना नहीं होगा, ठीक है। अगर नेशनल पार्क है सपोज, ये है, इसको बोलते हैं इसकी बाउंड्री को इतना करना है या फिर घटाना बढ़ाना जो भी है, तो इनका NBWL के, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल रहेगा। फिर मॉनिटर करते हैं कंजर्वेशन को, इम्प्रूवमेंट का जो भी सजेशन वो देते हैं। स्पीसीज प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, इलीगल ट्रेड को रोकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा इसका काम है NBWL का। इसका चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है, तो इसका जू मैनेजमेंट का अपना अपेक्स बॉडी है, 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, ये याद रखना है। ये भी 1972 वाइल्ड लाइफ WPA के अंदर ही है। और जो सेक्शन है 38A, इसका भी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट MOEFCC के अंडर में ही है, ठीक है। और ये जो रूल्स को रिकोगनाइज करते हैं, ये मिनिमम स्टैंडर्ड इन्फोर्स करता है हाउसिंग की अपकीपिंग और हेल्थ केयर ऑफ जू एनिमल्स का। फिर है रिकोगनाइज या डिकोगनाइज कर सकता है जी को, कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में ये करता है, ठीक है। ये था स्टडी इसका कुछ करता है। फिर शेड्यूल 1 और 2 को एनिमल एक्सचेंज करता है इंडियन और फॉरेन जूस के बीच में। फिर साइट्स और एग्जिम पॉलिसी का लिंक है। इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसके एक एफिसियो चेयरमैन होते हैं, NBWL के प्राइम मिनिस्टर इसके इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और मेंबर्स होते हैं 10 में से, तो ये तो नहीं पूछेगा। और ये XC2 कंजर्वेशन और बायोटेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च करते हैं। फिर हमारा NTCA, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। हमारा NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो फ्रेमवर्क 2 हैं, और WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, 2006 में ये दोनों स्टैब्लिश होते हैं। तो NTCA में क्या है, ये भी मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में है।
ये 1972 के मैंडेट के अंदर बना है। ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए बना है, ठीक है। सब कुछ इसका टाइगर कंजर्वेशन के लिए। फिर क्या है, ये वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो है। ये भी स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बना है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना, कॉम्बैट करने के लिए, तो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको रोकना है, ठीक है। एक सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, असिस्ट करना है कस्टम को कि फ्लोरा फोना के इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़, ये सब किसके अंदर था, ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ा सब था CGA या फिर ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। तो 1980 में कुछ कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। तो वन सुरक्षा एवं संवर्धन अधिनियम 1980, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इनहेंसमेंट एक्ट, तो ये 1980 में है। और नए रूल्स तो शुरू हो गए 2003 से 2023 से, सॉरी। तो वो पहले क्या था कि ओरिजिनल एक्ट में नो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। अब क्लैरिफाइड एप्लीकेबिलिटी टू स्पेसिफिक लैंड टाइप्स, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पशंस इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। ऑल फॉरेस्ट एट रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, उसको ऐड किया गया था। इसमें दो तरह के होते हैं, लैंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1980। तो दोनों में इसमें अंदर दिया लैंड एग्जाम्पल, इसमें नन था, इसमें कुछ कुछ को एग्जाम्प्ट किया गया है, ठीक है। कि 1996 से पहले अगर कोई फॉरेस्ट है जो कि नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट किया गया तो उसको, तो आई डोंट थिंक तो इतना पूछेंगे, बट आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें एक्टिविटी लिमिटेड एक्टिविटीज है, इसमें है कि एक्सपेंडेड टू इंक्लूड जू, सफारी और इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ को, ठीक है। जब ये इको टूरिज्म फैसिलिटीज, सर्वे, एक्सप्लोरेशन को, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ, ये सब के लिए एक्सपेंड किया गया कि ये सब आप कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। प्रीएम्बल नहीं था पहले, अब कुछ कुछ हैं जैसे कि सपोर्ट नेट जीरो करना है 2070 से, मेंटेन फॉरेस्ट कार्बन स्टैक है, क्रिएट 2.5 to 3 बिलियन टन CO2 सिंक बाई 2030, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाई 33% ऑफ लैंड एरिया, जो कि हमारा बहुत सालों से पॉलिसी चला रहा है, जो कि अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। फिर इसमें कैंपा का बात आया था, करें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसका सिर्फ 22% टारगेट मेट किया गया था अभी तक, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट का ये काम है। इसमें क्या है कि नो स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी कैन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको डी रिजर्व एनी रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, assign forest land by way of lease to private entities, clear naturally grown trees for reforestation। इसमें एक चीज है कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज इंक्लूड, जैसे कि इसमें जो है ना, यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, ठीक है, ये सब रिस्ट्रिक्शन है कि भाई नहीं कर सकते आप। जैसे कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज क्या हो, जैसे क्लियरिंग फॉर टी, कॉफी, स्पाइसेज, रबर, पाम, ये सब के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या है कि वो जो एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है, एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। स्टेज 1 में क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्लायंस को हम फुलफिल करेंगे तो फिर स्टेज 2 में फाइनल अप्रूवल मिलेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फिर आएगा कि डाइवर्जन का ऑर्डर आ जाएगा फिर स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को ही आपको बोलना है कि हमें भाई ये प्रोजेक्ट को यूज एजेंसी जो भी है वो बोलेगी हमें करना है, एडवाइजरी कमेटी जो है वो एडवाइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर आपको स्टेज 1 का प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा। फिर आप कंप्लायंस जो जो उसमें एडवाइजरी कमेटी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया रहेगा वो आप कंप्लायंस फुल की करोगे, तब जाकर को फाइनल अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। उसका की अमेंडमेंट्स तो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था और 2023 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कि इसको रीनेम कर दिया गया वन संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है, अधिनियम इसको कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम नया चेंज हो चुका है, ठीक है। और इसमें रीडिफाइंड किया गया स्कोप हो गया, अप्लीकेबल टू लैंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट जैसे कि पावर लाइन्स हैं, ये सब हैं, बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये सब के लिए एग्जाम्पशंस दिया गया है,
और जू, सफारी, इकोटूरिज्म से सब पढ़ेगी, सबको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है। नेशनल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसके बारे में बात किए थे, तो ये हमारा कॉलोनियल एरा का लेजिस्लेशन है। ठीक है। इसको 1982 में थोड़ा सा रिवीजन किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया था। ये क्या कहता है, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन इसके अंडर ही होता है। जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट है तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो मॉडरेट प्रोटेक्शन, और विलेज फॉरेस्ट है तो कम्युनिटी उसको मैनेज करती है। इसमें सेक्शन 4 है, प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में उसमें लिखा हुआ है। पावर्स टू ऑफिसर, ऑफिसर गिवन सिमिलर पावर टू पुलिस ऑफिसर्स, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर फॉरेस्ट ऑफेंस, के लिए बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी हमारा जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है, ये इसी पर आधारित है, भले ही कॉलोनियल टाइम में चला आ रहा है। ठीक है। तब से तो रिजर्व फॉरेस्ट इसमें चैप्टर 2 के सेक्शन 327 से इसमें आता है। ठीक है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल मिलता है। जैसे इसमें फेलिंग, ट्री को गिराना, ग्रेजिंग, हंटिंग सब बंद है। स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है। ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये चैप्टर 4 में सेक्शन 2934 में है। लिमिटेड प्रोटेक्शन है, स्टेट प्रॉपर्टी है, सर्टेन एक्टिविटीज रेगुलेट किया, जैसे कि रिजर्विंग ट्रीज है, क्वायरिंग है, कम्युनिटीज में एग्जिस्ट, नोटिफाइड, ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। फिर थर्ड है हमारा विलेज फॉरेस्ट, इसमें चैप्टर 3 और सेक्शन 28 क्या है कि ये विलेज कम्युनिटी जो उस एरिया में है वो उनका मैनेज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, कम्युनिटी को बेनिफिट होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज को इम्फेसिस दिया जाता है। ठीक है। इसमें की प्रोविजन क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फॉरेस्ट लॉज है, रेगुलेट ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है चैप्टर 7 में। फिर है चैप्टर 6 में जो लेवी ड्यूटी लगती है ना, टैक्स टिम्बर प्रोड्यूस पे है। फिर कंट्रोल प्राइवेट फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन है चैप्टर 5 पे। एम्पावर फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, डिफाइन फॉरेस्ट ऑफेंसेज है, ये सब है। पेनल्टी का इसमें प्रोसीजर किसमें दिया, चैप्टर 9 में दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या क्या पेनल्टी लगेंगे, कि विदाउट वारंट के इम्प्रीजमेंट कर सकते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है। अलग अलग स्टेट का अलग। फिर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए, जैसे कि बैम्बू का अमेंडमेंट किया गया, तो उसको थोड़ा सा इस कंजर्वेशन वाले से निकाल दिया गया। ठीक है। ठीक है। बैम्बू को इसमें अमेंड किया गया, जैसे कि बैम्बू को ना ग्रास में लाया गया, पहले ट्री में था तो आप उसको काट नहीं सकते थे, तो ग्रास में लाया तो यू कैन इजीली क्लियर द बैम्बू फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही लिटिल परमिशन के साथ। तो ये सब किया गया। ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, और उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ आप देख सकते हो। ये स्टेट कंट्रोल का है, ये फिर कंजर्वेशन और रिस्ट्रिक्शन और डाइवर्जन के लिए है। ठीक है। इसमें मोस्टली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मिली है, और फॉरेस्ट एक्ट में प्राइमरी जो स्टेट कंट्रोल के अंदर लेजिस्लेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसमें जो सीबीडी था, ठीक है, सीबीडी जो हमने रेटिफाई किया था 1994 में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाना था। ठीक है। क्योंकि ये जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो कि यूएन का कन्वेंशन है, उस पर हमने कहा कि ठीक है हम अपने यहाँ करेंगे। तो कोई भी याद रखो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी अगर हम साइन करते हैं और उसको रेटिफाई करते हैं अपने कंट्री में, तो उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पार्लियामेंट में एक लॉ पास करना होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल की साइन कर लिए हो, हमारे यहाँ डायरेक्टली अप्लीकेबल हो जाए, नहीं। हमने उस ट्रीटी को साइन किया, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो जो इंटरनेशनल ट्रीटी होता है उसमें लिखा होता है कितना, मतलब कई बार कि कितना मॉडिफिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो भी एक्ट हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, तो ये सीवीडी, ठीक है, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके आधार पे ये उसमें हमने साइन किया कि ठीक है हम भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो उसके लिए हमें अपने यहाँ फॉलो करने के लिए एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है। इसमें अमेंडमेंट लेटेस्ट हुई थी 2023 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज कीजिए और फेयर बेनिफिट शेयरिंग कीजिए। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होता है, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं। ठीक है। ये मतलब सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। इनहेंस्ड पावर ऑफ एनबीए टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू बायोलॉजिकल, ठीक है, कि ठीक है, जो इनहेंस पावर ऑफ एनबीए जो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो उसको उसके पावर को इनहेंस किया गया लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट जो 2003 में है। पेनल्टी जो कुछ कुछ उसमें थी, जो बहुत सारे ऑफेंस थे जिसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, कई जगह मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगाई गई। ठीक है। और नगोया प्रोटोकॉल के साथ हमारा एम्फेसिस को और बढ़ाया गया,
और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तो मैंडेट था अंडर सेक्शन 41। तो इसमें बहुत सारा प्रिपेयर किया गया है अब तक, ठीक है। 2.5 लाख के आसपास हमारा पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रिपेयर्ड है 2021 तक। फिर एनबीए का अप्रूवल चाहिए अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ग्रांट चाहिए, ठीक है, तो सेम है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का है। यहाँ पर एनबीए है, फिर एसएसपी है, फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज है लोकल लेवल पे, ठीक है। और यही जो बीएमसी है वही पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर भी करती है, ठीक है। कौन करता है? बीएमसी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। इसके 3 हमारे जो पिलर्स थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक यूज ऑफ इस कंपोनेंट है, फिर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, कि अगर आप कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्स या ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर कुछ रिसर्च करते हैं तो भाई किसी और की जगह जाकर तो उसके साथ भी वो शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें एक्सेस ऑफ फॉरेन एंड इंडियन एंटिटीज, प्रिवेंट्स बायोपायरेसी, प्रोटेक्ट्स ट्रेडिशनल नॉलेज, मैंडेट्स बेनिफिट शेयरिंग, स्टेब्लिश बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं उसको पढ़ेंगे, फिर लिस्ट को ना, ये सारे लिस्ट को पढ़ लेंगे कि क्या क्या कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अपने यहाँ है। तो ये की प्रोविजंस किसके अंडर में आते हैं? तो ये सब भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। और इसमें एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग का एक्सेस रिक्वेस्ट कीजिए, फिर एनबीए, एसएसबी, एसबीबी जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं उनका अप्रूवल मिलेगा। फिर आप म्यूचुअली टर्म्स पे बेनिफिट शेयर करेंगे कम्युनिटीज़ के साथ, ठीक है। नॉन कंप्लायंस में पनिशबल और है, इम्प्रिजमेंट है और फाइन भी है। और इनेक्टेड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो सीबीडी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, उसके ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। 10 साल लग गया। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2026, सॉरी 2006। तो 2006 में आया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया कि जो लोकल कम्युनिटी है भाई उनको कुछ कुछ अधिकार मिले, पर कुछ ऐसे थे ना पहले के एक्ट्स की भाई, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये सब के, जबकि उनका ट्रेडिशनली वो उसी पर डिपेंडेंट थे। तो ये एक्ट लाया गया, ठीक है। इसमें रेक्टिफाई किया गया हिस्टोरिकल जो इंजस्टिस थे, कि जो इसमें क्या किया गया, रिकोगनाइज किया गया राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग, ठीक है। कम्युनिटी डिनाइड अंडर द कॉलोनियल लॉज में उनको डिनाई किया गया था कि आपका अधिकार नहीं है। रिस्टोर ट्रेडिशनल राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज के ऊपर उनका राइट को रिस्टोर किया गया, ठीक है। कम्युनिटीज को एम्पावर किया गया कि आप सस्टेनेबल फॉरेस्ट को मैनेज करें, अगर देखा जाए तो, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को प्रमोट करें। देखा जाए तो भाई उन्होंने जितना मैनेज करके, मतलब हजारों साल से वो रह रहे हैं और फॉरेस्ट को कुछ नहीं होता, और हम जैसे लोग जाते हैं, और अगर हम जैसे लोग को अलाउ कर दिया जाए फुल्ली रहा कि रेकलेसली जा सकते हैं, तो हम जैसे लोग 6 महीना में उसको जो कचड़ा बना देते हैं वो अलग ही है लेवल के। तो है समस्या है, ठीक है। उनके साथ समस्या नहीं, समस्या अपने साथ है। इसमें लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात की गई कि लैंड टेन्योर फिक्स किया गया एक टर्म के लिए, लाइवलीहुड की बात की गई, जो कि उसकी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे उनको बेचने या खरीदने का उनके अधिकार की बात की गई, उस पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की बात की गई कि जो राइट टू होल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट लैंड फॉर हैबिटेशन और सेल्फ कल्टिवेशन, अप टू 4 हेक्टेयर्स तक के लैंड को आप कल्टिवेट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और फैमिलीज ओनरशिप टाइटल्स फॉर एलिजिबल फैमिलीज को मिला। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिला, सीएफआर, कि एक्सेस यूज करेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ग्रेजिंग ग्राउंड्स को, वाटर बॉडीज को। फिर अदर राइट्स है जैसे कि राइट्स टू हैबिटेट फॉर पीवीटीज है, ठीक है। पीवीटीज जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, उनको हैबिटेट का राइट मिला कि ठीक है आप रह सकते हैं। फिर बेसिक डेवलपमेंट जैसे कि रोड, स्कूल, हेल्थ की सेंटर, ये सब का मिला। इविक्शन से मतलब जब जिससे निकाल दिया जाता है उससे इनको प्रोटेक्शन मिला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्राम सभा होता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को, रिसीव और वेरीफाई करता है क्लेम को, रिजोल्यूशन फिर पास करता है। फिर फॉरेस्ट कमेटी होती है जो कि ग्राम सभा को असिस्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, वेरीफाई करती है, फिजिकली रिपोर्ट बनाती है। फिर सब डिविजनल लेवल की कमेटी होती है जहाँ से रिजोल्यूशन, रिजॉल्व डिस्प्यूट फॉरवर्ड टू डीएलसी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है वो फाइनल अथॉरिटी देती है कि ठीक है ये आपकी ज़मीन है, आप यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, तो ठीक है आप रह। ये हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट की मतलब कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं हजारों साल से, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एक्ट आया था, बेसिक सी बात है। फिर हमारा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये किसके अंदर है? तो हमारा, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2022, 200 नहीं 2002 के अंडर में ये है, ठीक है। तो इसका लीगल बेसिस क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसमें क्या है, लीगल मैंडेट क्या है? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड रूल्स
4 का इसमें उसका लीगल मैंडेट है, जो कि उसको बताते हैं कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी लोकल बॉडी टू कंस्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एंड प्रिपेयर ए पीबीआर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना। ठीक है, इसमें सेक्शन 41, 22, 87 जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के हैं, रूल 22 ऑफ बायोडाइवर्सिटी रूल्स। ठीक है, ये सेक्शन 41 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीएमसी बोलता है, रूल 22 क्या बोलता है, प्रिपरेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड बाई इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल। फिर है इसमें कि ट्रेडिशनल नॉलेज और जो लोकल बायो रिसोर्स है उनका डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि उसका कंजर्वेशन किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फैसिलिट किया फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग फ्रॉम देयर कमर्शियल यूज। फिर इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंटिंग करते हैं कैसे, तो फ्लोरा और फोना क्या करते हैं, जो भी जानवर हैं, ठीक है, कि जो भी लोकल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके करते हैं, माइक्रोब्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस हैं ओरल हिस्ट्री में जो है उसको हम करते हैं, उसको लिखते हैं उसमें। फिर रिसोर्स स्टेटस कितना है, क्या थ्रेड क्या है, कौन सी जगह पे, ये सब इसमें कहते हैं। कम्युनिटी और नॉलेज जो होल्डर्स हैं, जो लोग हैं भाई, उनको बस जानकारी हो सकता है कि कई सारे ट्रेडिशनल नॉलेज है कि 2-4 लोगों को लोकेलिटी में पता होता है कि ये चीज़ का यही यूज है, तो उनके उनके नॉलेज होल्डर्स को हमें पहचान करना है। ठीक है, और उनका प्रायर कंसेंट लेना है, पीआईसी इन्फॉर्म कंसेंट लेना है कि उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सेस करने के लिए हमें कंसेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद है इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो लोकल कमिटीज हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं, फिर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। प्रोसेस क्या है कि अवेयरनेस और कम्युनिटी में बात करते हैं कि भाई कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो भी बायो रिसोर्स है उसका, ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका फील्ड सर्वे करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, कम्युनिटी के साथ क्रॉस चेक करते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ, फिर पीवीआर का अप्रूवल होता है बीएमसी द्वारा, फिर ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है। तो ये हमारा पीवीआर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ये हमारा कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी एक्ट्स है और जो बेसिक लॉ था वो हमने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये सब है, पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स है, वो हम कवर करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सब नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। और कोशिश करूँगा ना कि ये जब कंप्लीट हो जाएगी सीरीज तो इसको हम अपलोड कर देंगे इसकी पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम पे। थैंक यू।